हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा संसद वाला चैप्टर मैंने शुरू किया था। संसद वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें मैंने आपको राज्यसभा, लोकसभा और संसद का अलग अलग पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि लोकसभा के जो प्रावधान हैं उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा के अलग पढ़ेंगे, फिर संसद को कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ दोनों को कंपैरेटिवली मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम संसद को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, कंबाइंड करके पढ़ेंगे संसद को, कि संसद में सांसदों के सदस्यों के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है, इससे पहले राज्यसभा और लोकसभा को हमने सेपरेटली पढ़ा है, इसमें कंबाइंड करके पढ़ेंगे ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न ना हो कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग क्या है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू करा था लोकसभा। ठीक है, मैं आपको एक रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो आपको लेक्चर में। ठीक है, तो हमने शुरू करा था संसद। ठीक है, संसद का वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया, शुरू किया था संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, कहाँ से किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया गया है? आर्टिकल 79 से 122 तक। आर्टिकल 79 से 122 तक संसद का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया है। ठीक है, संसद को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा जिसका वर्णन आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन दिया गया है, इसको उच्च सदन बोलते हैं। फिर दूसरा है लोकसभा, जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल किसमें दिया गया है? आर्टिकल 81 में दिया गया है। आर्टिकल 81 में दिया गया है। आर्टिकल 81 में दिया गया है। दोनों को सेपरेटली मैं पढ़ा चुकी हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद बीच में कुछ आर्टिकल, जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था, बीच में कुछ आर्टिकल मैंने छोड़वाए थे ताकि कंपेयर पूरा हम लोकसभा को पढ़ सकें। बीच में जो संसद को रिलेट करके जो आर्टिकल थे वो मैंने छुड़वाए थे आपको। ठीक है, आर्टिकल 79, 80, 81 समझ आया। आर्टिकल 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन, मतलब प्रत्येक जनगणना जब भी होगी, 10 साल बाद जनगणना होती है, तो हर 10 वर्ष बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के आधार पर है, इसलिए जनसंख्या में परिवर्तन होता है तो सीटों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए अनुच्छेद 82 ये प्रावधान करता है कि जब भी जनसंख्या होगी, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जब जनसंख्या होगी तो सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं आर्टिकल 82 में क्या है, तो सीटों का पुनः समायोजन, ठीक है, सीटों का पुनः समायोजन किस में दिया गया है? आर्टिकल 82 में। वर्तमान में सीटों का जो आवंटन है या सीटें किस जनगणना पर आधारित है, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, 1971 की जनगणना पर आधारित है सीटें, और इसके बाद 1971 की जनगणना पर आधारित है सीटें। और मैंने आपको बताया था 2002 में संशोधन किया गया है, 2002 में संशोधन किया गया है, 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि अब जो संशोधन किया जाएगा, अब जो इसमें 2002 में संशोधन किया गया, 84वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया 2026 तक 1971 तक ही आधारित रहेगी सीटों की संख्या। फिर उसके बाद जब बदलेगी 2026 के बाद, तो 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। इतना समझ में आया? ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 82। आर्टिकल 82। नेक्स्ट चलेंगे आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 यानी 83 कहता है संसद का कार्यकाल। संसद का कार्यकाल जिसमें लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का 6 साल कार्य अवधि, कार्यकाल नहीं, कार्य अवधि। ठीक है, संसद लोकसभा की 5 साल का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। लोकसभा अस्थायी है, राज्यसभा
लोकसभा अस्थायी और राज्यसभा स्थायी है, दोनों का मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद 84, आर्टिकल 84 में सांसद सदस्यों के लिए योग्यताएं दी गई हैं। संसद यानी लोकसभा के लिए योग्यताएं और राज्यसभा के लिए योग्यताएं दी गई हैं आर्टिकल 84 में। ठीक है, इसकी योग्यताएं मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मेन जो है वो बताऊंगी। यहाँ पर लोकसभा के लिए आयु जो दी गई है 25 वर्ष दी गई है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष दी गई है। इसके बाद आर्टिकल 85, आर्टिकल 84 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, आर्टिकल 85 चलेगा आज से। ठीक है, इस लेक्चर में आर्टिकल 85 से पढ़ेंगे। आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 संसद के सत्रावसान यानी सत्र आहूत, ठीक है, सत्र के आहूत, सत्राहूत और सत्रावसान के बारे में बात करता है। ठीक है, सत्रावसान के बारे में बात करता है। सत्र आहूत का मतलब होता है जब सत्र शुरू होता है, संसद का सत्र शुरू होता है। संसद की जो नियम कानून बनाने की प्रक्रिया है वो 3 सत्रों में विभाजित है ना, 3 सत्रों में विभाजित है। जब वो सत्र शुरू होते हैं उसको कहते हैं सत्र आहूत। ठीक है, सत्र आहूत वो राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया जाता है, सत्र राष्ट्रपति द्वारा ही शुरू किया जाता है, सत्र राष्ट्रपति ही समाप्त करते हैं। जब उनका कार्यावधि समाप्त हो जाएगी, संसद का जो नियम प्रकार की मैंने आपको बताया 3 सत्र होते हैं, जो तीनों सत्र समाप्त हो जाएंगे उसको कहते हैं सत्रावसान, जब संसद का काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सत्र को बुलाना, सत्र पढ़ाऊंगी मैं, सत्र को बुलाना क्या कहलाता है, सत्र आहूत कहलाता है, और सत्र को समाप्त करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। इसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 85 में। इसको कंप्लीट नोट से पढ़ाऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। फिर इसके बाद आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 ये राष्ट्रपति के अभिभाषण या भाषण के बारे में बात करता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण, राष्ट्रपति के अभिभाषण की बात करता है। ठीक है, 86। अब आर्टिकल 86 बात करता है राष्ट्रपति के अभिभाषण। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, बजट सत्र पहला सत्र होता है जो फरवरी से शुरू होता है, जब भी संसद का पहला सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति अपने भाषण से उसको संबोधित करते हैं। ठीक है, भाषण से अपने उसको संबोधित करते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, ये किसकी चर्चा किसमें, आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया गया है। आर्टिकल 87, 87, आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करता है। देखो दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको भी समझाती हूँ। राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, अभिभाषण। देखो, जब राष्ट्रपति प्रत्येक साल यानी प्रत्येक वर्ष सत्र को संबोधित करते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। यानी प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र आएगा 2019, 20, 21, 22, 23, 24 यानी ये प्रत्येक वर्ष होता है तो उसे बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसकी चर्चा आर्टिकल 86 में है। लेकिन विशेष अभिभाषण का मतलब यहाँ पर है जब नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है। जैसे कि मान लीजिए 2014 में लोकसभा का गठन हुआ, ठीक, तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हुआ जब पहली बैठक बैठी। ठीक है, कहाँ, ये दोनों लोकसभा में होते हैं, दोनों अभिभाषण लोकसभा में होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2014 में हुआ, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव हुए 2019 में, तो फिर राष्ट्रपति ने विशेष अभिभाषण दिया आर्टिकल 87 के तहत। फिर अब चुनाव होंगे 2024 में, तो फिर राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देंगे, अपनी संसद को संबोधित करेंगे जिसमें वो सरकार की नीतियों को समक्ष रखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये तो प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष होगा। और ये वाला आर्टिकल 87 के तहत जो भी विशेष अभिभाषण देंगे नई लोकसभा के गठन में, यानी प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। यही इन दोनों का डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में क्या अंतर है। ये 5 वर्ष में होता है, ये प्रत्येक वर्ष में होता है, ये प्रत्येक जब सत्र शुरू होगा जब होगा, और ये जब नई लोकसभा का गठन होता है जब होता है। फिर इसके बाद आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 मंत्रिपरिषद व भारत के महान्यायवादी, मंत्रिपरिषद व भारत के महान्यायवादी के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है कि मंत्री और महान्यायवादी के वोट, पहले तो आपको ध्यान रखना है जो भी मंत्री है
वो जिस भी सदन का सदस्य है उसी सदन में वोट देगा, लेकिन उसको बोलने का, अपने वक्तव्य रखने का अधिकार दोनों सदनों में है। वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट उसी सदन में देगा जिस सदन का वो सदस्य है। जैसे मंत्री कौन होते हैं? जो सरकार से संबंधित होते हैं, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। वो ज़्यादातर लोकसभा में बैठते हैं। अगर वो राज्यसभा के भी सदस्य हैं तो वो लोकसभा में बैठते हैं, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेते हैं और अपना वक्तव्य रखते हैं, लेकिन वोट वो राज्यसभा में ही देते हैं। इसकी चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 88 में, 88 में। इसके साथ साथ महान्यायवादी के बारे में मैंने आपको बताया था। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ठीक है, अपना वक्तव्य रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 88। इसी को आज कंप्लीट करेंगे। लोकसभा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, ठीक है। आर्टिकल 81, 82, 83, 84 मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी। इसके बाद आर्टिकल 85 से हमारा लेक्चर शुरू होगा। इसमें सत्र आहूत और सत्रावसान की चर्चा है। जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों को बुलाते हैं उसे आहूत बोलते हैं। आहूत यानी कि बुलाते हैं। जब बुलाते हैं सत्र, जब राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों को नियम, कानून, विधेयक बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, उसे सत्र आहूत बोलते हैं, ठीक है। सत्र आहूत कहते हैं। संसद में वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए, यानी कि ये संवैधानिक प्रावधान है कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठना चाहिए, या अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें, संसद के जो सत्र हैं उनके बीच अधिकतम 6 माह से अधिक की अवधि का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहला सत्र जब बैठा और दूसरा सत्र जब बुलाया जाएगा, इन दोनों में अधिकतम 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही है, संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में कितने सत्र होते हैं? कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है, ये सबसे बड़ा सत्र है, सबसे बड़ा सत्र है। अब कौन सा सत्र चल रहा है? बजट सत्र, ठीक है, ये सबसे बड़ा सत्र है, ठीक है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक बुलाया जाता है। फिर इसके बाद आता है शीतकालीन सत्र, ये सबसे छोटा सत्र है। एग्जाम में पीछे पूछा गया है तीनों सत्रों में सबसे बड़ा कौन है और छोटा कौन है। बड़ा कौन सा है? बजट सत्र, और सबसे छोटा कौन है? शीतकालीन सत्र। अब इनको बुलाने का, सत्र को बुलाने का छोटा सत्र है, ठीक है। सत्र बुलाने का सबसे मेन पर्पस क्या है? एक तो नियम, कानून, विधेयक बनाना। अगर किसी सत्र में विधेयक भी नहीं बन रहे हैं, कानून भी नहीं बन रहा है, तो कम से कम जनता के बिहाफ पे जो और सदस्य चुने गए हैं वो मंत्रियों से, मंत्रिपरिषद से सवाल जवाब करते हैं, ठीक है, प्रश्न उत्तर पूछते हैं, अपनी नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसीलिए इन सत्रों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको समझ में आया बजट आहूत का मतलब क्या होता है? जब सत्र को बुलाया जाता है, शुरू किया जाता है, क्या कानून बनाने के लिए सांसद सदस्यों को, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाया जाता है। और सत्र आहूत किसके द्वारा किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसमें और भी दो तीन टर्मिनोलॉजी हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं समनिंग, समनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। समन यानी कि बुलाना, सत्र शुरू करना, समन, समनिंग। सत्र आहूत समनिंग भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट है सत्र आवसान, प्रोगेशन। सत्र आवसान, प्रोगेशन। सत्र आवसान का मतलब होता है जब सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना। इसकी समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। सत्र को आहूत भी राष्ट्रपति करते हैं और समाप्त भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सदन के सत्र को पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं, अर्थात सत्र को समाप्त करना क्या कहलाता है? सत्र अवसान कहलाता है। ये दोनों रिलेटेड है राष्ट्रपति से, सत्र शुरू करना और सत्र को खत्म करना। लेकिन इसके बीच में भी कई सारी प्रोसेस होती है, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। उनको कौन देखता है? अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी कार्यवाही स्थगन, एडजॉर्नमेंट। कार्यवाही का स्थगन, जब सत्र शुरू हुआ तो कार्यवाही होती है, प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, ठीक है, संसद की प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, तो उनको कौन संभालता है? अध्यक्ष, यानी
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो स्थगन द्वारा, अब स्थगित का मतलब क्या होता है? सत्रावसान और सत्र आहूत आपको समझ में आया। स्थगित क्या होता है? स्थगित का मतलब होता है जब संसद की कार्यवाही चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, उसको कुछ दिन के लिए स्थगित कर देना, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ उसके लिए स्थगित कर देना क्या कहलाता है? स्थगन कहलाता है। कुछ निश्चित समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए स्थगित कर देना, जैसे कि कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित कर देना क्या कहलाता है? स्थगन। लोकसभा में स्थगन कौन करेगा? अध्यक्ष, और राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति। तो ये करने का कार्य किसका है? स्थगित करने का कार्य किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष। सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देना कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए क्या कहलाता है? स्थगन। इसके बाद आता है विघटन, ये इंपॉर्टेंट है। डिसॉल्यूशन, विघटन। आपको पहली बात तो यहाँ ये ध्यान रखनी है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन होता है। लोकसभा का विघटन दो स्थितियों में होता है। पहला, तीन स्थितियां हैं, या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए तो लोकसभा स्वतः विघटित हो जाएगी, 5 साल समाप्त हो जाए, लोकसभा का विघटन हो जाता है। नेक्स्ट है जब जो सरकार है वो अपना बहुमत खो दे। जो सरकार है, लोकसभा का गठन सरकार से होता है मंत्रिपरिषद से। जब मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। उसके बाद दोबारा आम चुनाव होते हैं और उसके बाद दोबारा लोकसभा का गठन होता है। तो पहला, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो लोकसभा विघटित हो जाएगी। दूसरा, जब लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद है वो अपना बहुमत खो देती है, तो बहुमत खो देगी तो राष्ट्रपति फिर उनको गठबंधन के लिए कहेंगे। अगर वो गठबंधन करने में असमर्थ होते हैं तो लोकसभा का विघटन हो जाता है। दूसरा क्या होगा? जब सरकार अपना बहुमत खो देती है, सरकार अपना बहुमत खो देती है। और तीसरा, प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देते हैं, यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसा करने की सलाह देती है, इसको विघटन करने की सलाह देती है, लोकसभा को विघटित करने की सलाह देती है, तो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकते हैं। तीन स्थितियां बताएं जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, सरकार अपना बहुमत खो देगी, या प्रधानमंत्री उनको ऐसा करने के लिए कहेंगे राष्ट्रपति को, तो विघटन हो जाता है। तो विघटन का मतलब क्या हो गया? जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होना क्या कहलाता है? विघटन। स्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघटन वर्धमान लोकसभा के जीवन काल को समाप्त कर देता है, लोकसभा के जीवन काल को समाप्त करता है। सत्रावसान का मतलब होता है कि दोबारा लोकसभा गठित होगी, लेकिन सत्र विघटन का मतलब होता है उसके जीवन काल को समाप्त कर देना। सत्रावसान मैंने बताया, बजट सत्र खत्म हुआ तो मानसून सत्र के लिए दोबारा बुलाया जाएगा, लेकिन विघटन अगर एक बार कर दिया गया तो दोबारा आम चुनाव ही कराए जाएंगे। ठीक है, समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनावों के बाद ही होता है। तो चार आपको समझ में आई, चार चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, सत्र आहूत, सत्रावसान, स्थगन और विघटन, इन तीनों को अलग, चारों को अलग से पढ़ना है, एग्जाम में अलग से पूछा जा सकता है आपको। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। मैंने आपको बताया राष्ट्रपति का अभिभाषण जब पहली बैठक होती है, यानी लोकसभा की जब पहली बैठक होगी तो बजट सत्र जब शुरू होगा, लोकसभा नहीं, राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों की बैठक, बजट सत्र जब शुरू होगा तो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे लोकसभा में, लेकिन ठीक है दोनों को संबोधित करेंगे। संयुक्त रूप से दी जाता है, ये बैठक संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा लिखित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है और पीछे पूछा गया है एग्जाम में कि राष्ट्रपति जो अभिभाषण देते हैं, संसद को संबोधित करते हैं अपने अभिभाषण में, तो वो जो भाषण है वो किसके द्वारा लिखा जाता है? तो किसके द्वारा लिखा जाता है? मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद नहीं है यहाँ, मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण जो 5 वर्ष के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक में दिया जाएगा। यहाँ 5 वर्ष बाद, यहाँ 1 वर्ष बाद दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और यह किसी भी सत्र में हो सकता है, ये किसी भी सत्र में हो सकता है, ऐसा नहीं है ये केवल बजट सत्र में होगा, क्योंकि पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, ये केवल बजट सत्र होता है और ये किसी भी सत्र में हो सकता है। फिर इसके बाद है आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 संसद में मंत्री और महान्यायवादी का विशेष प्रावधान।
मंत्री और महान्यायवादी का विशेष प्रावधान मैंने भी आपको बताया कि मंत्री चाहे राज्यसभा का सदस्य हो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, अपना वक्तव्य रख सकता है, लेकिन वोट उसी सदन में देगा जिसका वो सदस्य है। इसी तरह महान्यायवादी किसका सदस्य, संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन कार्यवाही में भी भाग लेता है, अपना वक्तव्य भी रखता है, लेकिन वोट नहीं डालता। तो ये बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 88 में कही गई है। किंतु महान्यायवादी मतदान नहीं कर सकता और मंत्री अपने सदन में ही मतदान करेगा जैसा कि जिसका वह सदस्य है। ठीक, इतना समझ में आया। आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 इसके बाद आता है आर्टिकल 89 जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आर्टिकल 89 जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। राज्यसभा मैंने अलग से आपको पढ़ा दिया, लोकसभा मैंने आप अलग से पढ़ा दिया, जिसमें राज्यसभा के सभापति का भी वर्णन था और उपसभापति का भी वर्णन था। ठीक है, तो 89 में क्या दिया गया है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद। पद किस में है, 89 89 में पद दिया गया है कि राज्यसभा के सभापति होंगे और एक उपसभापति होंगे। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपसभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जिनको राज्यसभा के सदस्यों में ही से ही चुना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आर्टिकल 90 में, अनुच्छेद 90 में सभापति, आर्टिकल 90 में उपसभापति की रिक्ति, त्यागपत्र और विमुक्ति की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 90 89 मैंने आपको बता दिया, जिसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद दिया गया है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, पद किस में दिया गया है, आर्टिकल 89 में पद दिया गया है। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 90 कहता है उपसभापति का पद रिक्त कब कब होगा, या तो कार्यकाल समाप्त हो जाए, ठीक है, मृत्यु हो जाए, या वो अपना त्यागपत्र दे दें। ठीक है, जब रिक्त होगा, त्यागपत्र किसको देंगे, उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं, सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति भी होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ सब उपसभापति की बात हो रही है, तो उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। ठीक है, उनको विमुक्त भी किया जा सकता है। विमुक्त का मतलब है उनको उनके पद से हटाया भी जा सकता है। कैसे, राज्यसभा में उनको एक प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन इस प्रस्ताव की सूचना उनको 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 90 में। फिर इसके बाद आर्टिकल 91, आर्टिकल 91, आर्टिकल 91 चर्चा करता है जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं, उनकी शक्तियों का वर्णन या उस कार्य का वर्णन किसमें किया गया है, आर्टिकल 91 में। जब उपसभापति सभापति के रूप में काम करेंगे, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, वो केवल सभापति के रूप में ही काम करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि जब सभापति अनुपस्थित हैं और उपसभापति आर्टिकल 91 के तहत उनके पद पर काम करेंगे, यानी सभापति के रूप में काम करेंगे, तो केवल सभापति के रूप में ही काम करेंगे, वो उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 90 91, फिर इसके बाद आर्टिकल 92 कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में विचाराधीन होगा तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, यानी सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये मैं (89) में पद दिया गया है किसका, सभापति उपसभापति, सभापति और उपसभापति। ठीक है, आर्टिकल 90 यानी 90 में कहा गया है उपसभापति रिक्ति, त्यागपत्र
त्यागपत्र किसको देते हैं? सभापति को देंगे, या विमुक्ति? विमुक्ति का मतलब होगा जब उनको पद से हटाया जाएगा। तो विमुक्ति, जब राज्यसभा में कोई प्रस्ताव है, ठीक है, उनको हटाने का, तो उसको, उनको पद से हटाने को कहते हैं विमुक्ति। और उनको हटाने का जब प्रस्ताव शुरू किया जाएगा तो उससे पहले उनको 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी। ये आर्टिकल 90 कहता है। फिर आर्टिकल 91 मैंने आपको बताया, जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे, उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इस दौरान वो उपराष्ट्रपति नहीं कहलाए जाएंगे, केवल सभापति होंगे। फिर आर्टिकल 92 कहता है कि सभापति या उपसभापति को हटाने का प्रावधान जब भी राज्यसभा में विचाराधीन होगा, प्रस्ताव विचाराधीन होगा उनको हटाने का, तो वो सदन के अध्यक्षता यानी राज्यसभा के सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक, आर्टिकल इतने आपको समझ में आए? कहाँ से शुरू करें? आर्टिकल 79 से मैंने आपको कंप्लीट 92 तक पढ़ाया है, आर्टिकल 92 तक पढ़ाया है। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। फिर उसके बाद 82 में पुनः समायोजन है, सीटों का पुनः समायोजन है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होगा, 82। फिर आर्टिकल 83 संसद की कार्यावधि की बात करता है, 5 साल लोकसभा के होंगे, 6 साल राज्यसभा के होंगे। 84 में उनकी निर्वाचन या योग्यताएं दी गई हैं, संसद के सदस्यों की, संसद सदस्यों की योग्यताएं, है ना, संसद सदस्यों की योग्यताएं 84 में दी गई हैं। 85 में सत्र अवसान और सत्र आहूत की चर्चा है, उसमें जो और 2 चीज़ें हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। फिर 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है, 87 में विशेष अभिभाषण है, 88 में मंत्री व महान्यायवादियों के लिए विशेष प्रावधान है, ठीक है। फिर आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति का पद और उपसभापति का पद दिया गया है। 90 में उपसभापति के पद की रिक्ति त्यागपत्र विमुक्ति है। 91 में उपसभापति और सभापति के रूप में जब कार्य करेंगे, ये बात कही गई है। फिर इसके बाद आर्टिकल 92 में सभापति और उपसभापति के जब हटाने का प्रावधान विचाराधीन है प्रस्ताव राज्यसभा में, तो वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो 79 से 92 तक कंप्लीट हो गए। इसके आगे का मैं अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगी, इसके नोट्स ज़रूर बना लें। आर्टिकल को ऐसे भी लिखना है, उसको समझते हुए भी चलना है। थैंक यू सो मच।